वंदे मातरम साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। जो लास्ट लेक्चर रहा था उसमें हमने उत्तर भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे उत्तर के मैदान में जो भी महत्वपूर्ण 3 मैदान जो बनाए जाते हैं, एक तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो पंच नद हैं, 5 नदियों का जो समूह है उत्तर भारत में, उनके द्वारा वो नदियों का जो मैदानी क्षेत्र निर्मित किया जाता है। हालांकि वो हिमालय से निकली वाली नदियों में वो काउंट होती है। तो एक वो सिंधु का बेसिन क्षेत्र हमने देखा, सिंधु नदी तंत्र एक वीडियो बनाया अपन ने, और उसके बाद गंगा का मैदान हमने देखा और उसकी सहायक नदियाँ और कौन कौन से बांध है, क्या ज्योग्राफी है इंडिया की उत्तर भारत के मैदानों में। जो सबसे बड़ा मैदान है भारत का, उत्तर भारत का मैदान, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने समझा। अब हम इस वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हमें क्या क्या नदियां पढ़नी है उसको हम समझते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है नर्मदा नदी। अगर अपन रोड मैप की बात करें कि किस तरह से हम इसको समझेंगे, तो एक मैं भारत का रफ मैप ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमने बात करी कि हमें एक नदी पढ़नी है नर्मदा नदी, फिर ताप्ती नदी, उसके बाद शरावती नदी। तो इस तरह से क्रम में हम इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में पढ़ते रहेंगे। उत्तर से अपन चलेंगे, ये नॉर्थ साइड और ये दक्षिण साइड। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए हम इन नदियों का फ्लो देखते रहेंगे। तो सबसे पहली जो नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज में बहती है, तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, मान लो ये जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है यह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है और इसके पास जाके ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी कौन सा क्षेत्र है? ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या है? खंबात की खाड़ी। खाड़ी कौन सा क्षेत्र होता है कि ऐसा जलीय क्षेत्र। दो चीजें हमें याद रखना है कि आइलैंड या टापू क्या होता है। तो द्वीप या टापू ऐसा क्षेत्र होता है जो ऐसा जमीन का भाग जो आसपास से, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको तो हम बोलते हैं द्वीप। और प्रायद्वीप क्या होता है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ रहे, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ने से प्रायद्वीप जो शब्द, इसका मतलब है कि जमीन का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। मतलब एक तरफ तो उसके इधर भूखंड हो और उसके तीनों तरफ पानी हो। जैसे भारत का ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसमें इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है और नीचे भी वाटर है। ठीक है, तो ये तीनों साइड वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो द्वीप प्रायद्वीप में हमें अंतर समझ में आता है। वहीं खाड़ी ऐसा क्षेत्र है, यहाँ तो जो जमीन का भाग है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा था, पर पानी का ऐसी जगह, पानी का ऐसा हिस्सा जो क्या है कि तीनों तरफ से जमीन वाले भाग से घिरा हो, किधर से भी घिरा हो सकता है। तो ये जो पानी वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं खाड़ी। तो जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी ऊपर जो है भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा, और इधर आते हुए म्यांमार का हिस्सा है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र निर्मित होती है। वैसे यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पानी का, ये इधर से गुजरात इधर आते हैं तो सूरत, फिर आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा। तो ये पूरा क्षेत्र क्या है कि खाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। तो ये वाला क्षेत्र खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो नर्मदा नदी जो निकलती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से, वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और बाद में जब इसका संगम है वो खंबात की खाड़ी में जाकर होता है।
हालांकि यहाँ पर इस भूभाग में समझने की हमें 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है कि खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र तो ये है, वही आपने सुना होगा एक कच्छ की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है ये भी पानी और इसके तीनों तरफ क्या है, एक जमीन वाला क्षेत्र है, एक बाउंड्री है। तो ये है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? कच्छ की खाड़ी। वहीं आपने एक और नाम सुना होगा कच्छ का रण। तो गुजरात का जो ये वाला सबसे उत्तर वाला हिस्सा है, यहां पर कच्छ का रण है। कच्छ का रण दलदली भूमि वाला क्षेत्र है, ये कच्छ का रण है। और वहीं इस कच्छ के रण के दक्षिण में जाते हैं और कच्छ की खाड़ी के पूर्व में भाग में यहां पर जो क्षेत्र है वो है छोटा कच्छ का रण। छोटा कच्छ का रण। तो ये ज्योग्राफिकल फीचर है गुजरात क्षेत्र के। ये पूरा गुजरात वाला एरिया है जिसे हम काठियावाड़ तट में शामिल करते हैं। तो जब तट पड़ेंगे भारत के तो उसमें इनको देखेंगे। तो कच्छ का रण, छोटा कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये चारों क्षेत्र हमें, तो यहां से जब नर्मदा नदी का संगम है वो खंबात की खाड़ी में होता है, ना कि कच्छ की खाड़ी में। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में और बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में ये बहती तो है, पर ये नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो है भ्रंश घाटी में। कौन सी घाटी में? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का क्या मतलब है कि जब जो दो जमीन का कोई ऐसा हिस्सा जो बीच में दरार जहां पे आ जाए और जमीन इधर उधर खिसकने पे ये बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाता है। तो नीचे धंसने के बाद इस तरह से का क्षेत्र बनेगा और इस क्षेत्र में जब नदी बहती है तो वो भ्रंश में बहने के कारण भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी की संज्ञा उसको दी जाती है। और इसका बहाव क्षेत्र देखिए तो पूर्व से पश्चिम की तरफ ये नदी बह रही है, इधर पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो इस तरह से इस नदी के कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो शुरू करते हैं और हेडिंग डालते हैं पहली नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो नर्मदा जो नदी है इसका जो उद्गम है, उद्गम वो होता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में इसका जो उद्गम है वहां से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से बहती हुई ये नदी आके किसमें गिर रही है? खंबात की खाड़ी में। तो इसका जो संगम है वो कौन से क्षेत्र में है? खंबात की खाड़ी में हो गया। इसका जो संगम है वो खंबात की खाड़ी। उसके साथ ही बात करें तो इसका जो प्रवाह है, जो महत्वपूर्ण है प्रवाह, तो ये 3 राज्यों में बहती है। एक तो मध्य प्रदेश से आ रही है, खंबात की खाड़ी में जाके मिल रही है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात 2 क्षेत्र तो हो गया। बीच में क्या है कि इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि गुजरात के बाद दमन दीव के यहाँ से महाराष्ट्र चालू हो जाता है। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी ये थोड़ा बहुत प्रवाहित होती है। तो एक तो मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र हो गया और उसके बाद में महाराष्ट्र और अंत में गुजरात में ये बहती है। और गुजरात में एक बांध भी इस पे ध्यान रखना है हमें, सरदार सरोवर बांध, जिसके किनारे स्टेचू ऑफ जो यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में जो हम यूनिटी डे मनाते हैं 31 अक्टूबर को, तो वो जो है उन्हीं की याद में जो सरदार सरोवर बांध है इसी के किनारे बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों में ये बहती है। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये है, और इसमें भी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूर्व से पश्चिम में बात की जाए कि पूर्व से पश्चिम में और भी नदियां जैसे ताप्ती भी बहती है, पर ये जो नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और भ्रंश घाटी में बहने वाली भी भारत की सबसे लंबी नदी यही है। तो भारत की सबसे लंबी नदी 2 बातों में ध्यान रखनी है, पूर्व से पश्चिम में और भ्रंश घाटी में बहने वाली। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं साथ में मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश,
तो मध्य प्रदेश में 2 वाटरफॉल इस पे है। एक वाटरफॉल का नाम है कपिलधार और एक का नाम है धुआंधार। तो कपिलधार और एक वाटरफॉल है धुआंधार या फिर इसको भेड़ घाट भी बोलते हैं। तो भेड़ घाट और कपिलधार 2 वाटरफॉल है इस पे। तो जलप्रपात जो है, 2 जलप्रपात ध्यान रखने हैं। एक तो कपिलधारा, या कहीं पे कपिलधार भी इसको लिखा रहता है, कपिलधारा, और दूसरा धुआंधार या फिर भेड़घाट। दोनों वाटरफॉल या फिर जल जो प्रपात है, वाटरफॉल जो है, वाटरफॉल, ठीक है। हालांकि जो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे जो ऊंचा वाटरफॉल है, सॉरी बड़ा नहीं, वो है जो महात्मा गांधी जो वाटरफॉल है शरावती नदी पे, उसको भी हम पढ़ेंगे। पर जोग, गैरसप्पा और महात्मा गांधी तीनों एक ही वाटरफॉल के नाम है। तो कभी कभी अलग अलग नाम देके भी पूछा जाता है कि कौन सा वाटरफॉल सबसे ऊंचा है। तो ये तीनों एक ही है, जोग, गैरसप्पा और महात्मा गांधी। हालांकि एनसीईआरटी में अभी अपन गूगल करेंगे तो वाटरफॉल में भी बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है। गूगल बाबा बहुत सारे वाटरफॉल बताएगा जो जोग वाटरफॉल या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल से भी काफी ऊंचे वाटरफॉल है। बट अपन को वही ऑथेंटिकेट, क्योंकि जब डिबेट होता है क्वेश्चन पे तो ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी मानी जाती है। तो एज पर द एनसीईआरटी और हिंदू ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो है वो लिखा हुआ जोग वाटरफॉल या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल ही है। तो वो हमें, चलो उसकी बात करेंगे हम जब शरावती नदी पढ़ेंगे। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी पर कपिलधारा और धुआंधार या भेड़घाट वाटरफॉल स्थित है। अब ये जो नदी है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में बहती है ये। तो अब इसमें जब इस नदी के पानी के लिए जब विवाद होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम और आता है राजस्थान का। अगर इसमें विवाद की बात की जाए, जल विवाद की, तो जो विवाद वाला क्षेत्र है, विवाद का कारण क्या होता है, किसी भी नदी को लेकर पानी का विवाद होता है। तो इसमें राजस्थान राज्य भी शामिल होता है। एक तो मध्य प्रदेश राज्य हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र में विवाद है, साथ में गुजरात में विवाद है और राजस्थान भी। हालांकि राजस्थान में ये नदी बह नहीं रही है पर फिर भी राजस्थान का इसमें नाम है। क्यों है? क्योंकि इधर गुजरात से ही सटा हुआ जो क्षेत्र है ऊपर राजस्थान आ जाता है, क्योंकि यही राजस्थान फिर इधर जैसलमेर और या फिर बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। तो अब राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में मुख्यतः ये जो बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ पर पानी की बहुत अधिक कमी है। तो पानी की पूर्ति करने के लिए जो यहाँ पे गुजरात में सरदार सरोवर जो बांध है वहां से एक नहर निकाली गई है और वो नहर जो है वो जालोर और बाड़मेर से क्षेत्र में सिंचाई का जल लेके जाती है। और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि भारत की जो पूर्णतः फव्वारा पद्धति पर आधारित नहर परियोजना है वो यही नहर परियोजना है, इसका नाम है नर्मदा नहर। तो नर्मदा नहर से गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध है वहां से जल जाता है। कहाँ पे? राजस्थान के जालोर और बाड़मेर में। जालोर प्लस बाड़मेर क्षेत्र में जल जा रहा है। तो अब राजस्थान भी इसमें शामिल हो गया, इसलिए इस पे भी विवाद है क्योंकि राजस्थान में भी जल की सप्लाई इससे होती है। तो ये कुछ बातें हैं। एक तो जो अपन को ध्यान रखना है कि गुजरात में जो बांध है महत्वपूर्ण वो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, और ये बांध जो है यहां से एक नहर निकाली गई है, नर्मदा नहर। कौन सी नहर? नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर से उपजल जो है वो जाता है कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में भी स्पेसिफिक क्षेत्र, एक तो जालोर जो जिला है और एक बाड़मेर जिला है, वहां पर जाता है। तो जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में ये जल जाता है। और जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में भी जब इसका यूज होता है तो वहां पर ये नर्मदा नहर पर जो पूर्णतः फव्वारा पद्धति पर आधारित ये नहर परियोजना है। फव्वारा पद्धति
से तात्पर्य क्या है कि फव्वारा सिंचाई आपने सुना होगा कि पाइप और उसमें स्प्रिंकल सिस्टम लगाते थे ताकि पानी का वेस्टेज बहुत कम हो। पानी का वेस्टेज बहुत, जैसे फसल बोई तो फसल मान लो ये इसकी फसल की कतार है, तो फसल को पानी की आवश्यकता जड़ों में है तो जड़ों में ही पाइप बिछा दिया जाता है और वहीं से जो है, या फिर उसका जो है क्यारी के बीच में पाइप डाल दो और वहाँ से फव्वारे इस तरह प्रकार चलते हैं कि वो पानी का जो क्षेत्र पानी जो जाता है फव्वारे से वो पौधों के पास जाके गिरता है। तो बीच में जो वाटर का वेस्टेज होता है क्यारी में वो नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट पौधों को पानी मिल जाता है। हालांकि एक बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी होती है, वो ज़्यादा किफ़ायती होती है इससे, क्योंकि उसमें केवल जड़ के पास ही जाके पानी टपकता है, वो पाइप बिछा देते हैं पूरा। तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी कि नर्मदा नदी पर ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी कि मध्य प्रदेश में इसमें एक बांध है, उसका नाम है इंदिरा गांधी बांध। तो इंदिरा गांधी बांध ये कहाँ पर है? एमपी में। ये सरदार सरोवर बांध कहाँ था? गुजरात में। वहीं पर एक और परियोजना है ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना ये भी कहाँ पर है? एमपी में। और एक नदी है तवा नदी, जो इसकी सहायक नदी है। नर्मदा नदी जा रही है और उसमें एक नदी आके मिलती है तवा नदी, और तवा नदी पर एक परियोजना है तवा परियोजना। और तवा नदी जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर तवा परियोजना भी है। तो तवा परियोजना हमें ध्यान रखना है कि किसकी सहायक नदी पर है? नर्मदा की सहायक नदी जो तवा नदी है उस पर यह परियोजना स्थित है। तो ये नर्मदा नदी से जुड़े तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अगली नदी की, जो है ताप्ती नदी, और जो नर्मदा के दक्षिण में बहती है। नर्मदा के दक्षिण में बहने वाली नदी ताप्ती नदी। दूसरी नदी है ताप्ती नदी, या फिर बहुत जगह तापी नदी भी इसको लिखा जाता है। तो ताप्ती नदी भी जो हमने जैसे अभी देखा कि ये प्रायद्वीपीय भारत का एक रफली मैप है जिसपे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा भ्रंश पर्वत जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से एक नदी निकली नर्मदा नदी, और उसका जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ और जाके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं पे इसके सतपुड़ा के दक्षिण भाग से एक नदी निकलती है ताप्ती नदी, और जिसके यहाँ पर एक शहर भी स्थित है इस नदी के किनारे, सूरत सिटी। जो सूरत है, जो डायमंड के लिए फेमस है सूरत, तो वो है सूरत इसके किनारे। कौन सी नदी? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस तरह से ये भी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, और ये नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी में बहती थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो उद्गम है, उद्गम, तो उद्गम होता है इसका सतपुड़ा का एक भाग है जिसे मुत्तान पर्वत बोलते हैं। तो मुत्तान पर्वत जो है सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा का भाग। कहीं पे डायरेक्ट सतपुड़ा लिखा रहेगा तो वो भी राइट आंसर है, क्योंकि मुत्तान जो है सतपुड़ा का ही भाग है। और इसका जो संगम है वो भी कहाँ पे जाके हो रहा है? ये जो खाड़ी वाला क्षेत्र था, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में इसका जो है विलय हो जाता है जाके। तो खंबात की खाड़ी। अब नर्मदा नदी के बारे में हमने देखा था कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, और भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। तो फर्स्ट नंबर पे नर्मदा। वहीं से एक तथ्य ये ध्यान रखना कि सेकंड सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, सेकंड सबसे लंबी नदी, और भ्रंश घाटी में बहने वाली भी सेकंड सबसे लंबी नदी भ्रंश घाटी में, क्योंकि ये भी भ्रंश घाटी में बहती है।
तो ताप्ती नदी दूसरी सबसे लंबी नदी। दो चीज़ों में याद रखना है, एक तो भ्रंश घाटी में बहने वाली और एक जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। तो वहीं इसके प्रवाह की बात करें तो ये जो प्रवाह क्षेत्र है इसका भी 3 राज्यों में ध्यान रखना है, वही एमपी, महाराष्ट्र और सेम गुजरात। गुजरात गुजरात तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात जो क्षेत्र है वो है। और इस नदी के किनारे एक सिटी स्थित है सूरत, ये भी हमें ध्यान रखना है। और एक सूरत में इस नदी पर एक बांध परियोजना भी है यहाँ पर, जिसका नाम है उकाई बांध परियोजना। उकाई बांध परियोजना, उकाई बांध। तो उकाई बांध परियोजना कहाँ पर है? वो है सूरत में, और ये भी यहीं पे बना हुआ है उकाई बांध। तो ये ताप्ती नदी से जुड़े कुछ तथ्य हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर, जैसे ये गुजरात वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को गुजरात क्यों कहा जाता है? गुजरात क्यों कहा? क्योंकि गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी जो धनी क्षेत्र है भारत का। और यहाँ पर देखा होगा कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या क्षेत्र, जो यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर धन संपदा भी अपार है, काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुए हैं इस क्षेत्र पर। और यहाँ पर जो मंदिर में काफ़ी लूटपाट हुई। अब यहाँ पर जो नाविक जो जाते, क्योंकि यहाँ पे पूरा समुद्र वाला क्षेत्र है, जब यहाँ से नाविक जाया करते थे तो जब वो आते थे तो यहाँ विश्राम करते थे और जाते थे तो भी यहाँ पर एक रात रुक कर जाते। तो एक रात गुजारने के कारण इसका नाम गुजरात क्षेत्र पड़ गया। और जो यहाँ पे रात गुजारते थे और साथ में यहाँ पे मंदिरों में दान दक्षिणा भी खूब अधिक वो देते थे। तो इसलिए भारत के यहाँ पर जो बड़े बड़े मंदिर आते हैं जिनमें धन संपदा अपार है, वो यहीं पर स्थित है गुजरात वाले क्षेत्र में। हालांकि हम बात करें ताप्ती नदी की, और ताप्ती नदी में हमने इसके प्रवाह क्षेत्र और उकाई बांध परियोजना के बारे में समझा। अब जो अगली नदी है, तीसरे नंबर की नदी, उसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी। शरावती नदी को हम देखें तो ये कर्नाटक में जो पश्चिम घाट है, पश्चिमी घाट, वहां से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। तो कर्नाटक वाले क्षेत्र से ये निकलती है, तो यहाँ कहीं ये आएगी और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो अरब सागर में मिल जाती है, पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी पर हमें जो सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना वो है इस नदी पर बना वाटरफॉल या फिर जलप्रपात। जलप्रपात, इस पे जो जलप्रपात है उसका नाम है जोग। जोग, या फिर इसी का नाम है गेर सप्पा, ठीक है, और महात्मा गांधी जलप्रपात। ये तीनों इसी के नाम है। और इसकी ऊंचाई सबसे ऊंचा क्यों बोलते हैं? तो भारत का सबसे ऊंचा है ये, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 250 मीटर। तो इस तरह से हमने नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और शरावती नदी के महत्वपूर्ण तथ्य देखे। तो शरावती नदी पे हमें वाटरफॉल, ताप्ती नदी जो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, और गुजरात की बात करें हमने कि गुजरात को गुजरात क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मंदिर, जैसे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है सोमनाथ मंदिर जो यहाँ पर है, सोमनाथ, जिसको काफ़ी बार लूटा गया, उसका धन काफ़ी बार सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर जो क्षेत्र है वहाँ पर लोग रात गुजारते थे, जो यात्री रहते थे, नाविक, जो, क्योंकि पहले व्यापार ही समुद्री मार्ग से होता था, तो समुद्री मार्ग पर जहाज के बेड़े जाते थे और वहीं से जो है व्यापार होके वापस अपने देश भारत आते थे लोग। तो नाविक जो है इस क्षेत्र में और इस मंदिर में काफ़ी दान दक्षिणा देते थे, तो यहाँ पर काफ़ी अधिक धन संपदा है। तो ये तीनों नदियां हमने देखी। अब आगे और नदियों की बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। एक नदी है केरल की बहुत महत्वपूर्ण, पेरियार नदी। क्या नाम आता है? पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ पर बहती है? केरल में बहती है। और ये पश्चिमी घाट से निकलकर ये भी अरब सागर में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो केरल है, इधर अरब सागर वाला क्षेत्र है, ये पूरा अरब सागर। तो केरल से
अब इस नदी पर एक बांध परियोजना है, एक जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना एक तो ध्यान रखना है। एक इसकी सहायक नदी है मुल्लाय नदी, ठीक है। तो मुल्लाय नदी जब इस पे आकर मिलती है, एक तो हो गई पेरियार नदी, पेरियार, एक है मुल्लाय नदी। तो पेरियार और मुल्लाय नदी का जो संगम है वहां पर एक बांध है, उसका नाम है मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध जो है यहां पर है। और ये जो बांध है इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से जो है तमिलनाडु को, किसानों को जो पश्चिम घाट है वहां से सुरंग निकाल के जल उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि ये पूरा पश्चिम घाट तट है और यहाँ से इसमें सुरंग बनाई है और तमिलनाडु वाले क्षेत्र के जो किसान हैं उनको जल की उपलब्धता बनाई यहाँ से। हालांकि इस बांध का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि एक तो यहाँ पर तमिलनाडु क्षेत्र, हालांकि समुद्र वाला क्षेत्र है, पानी तो यहाँ भी होगा, पर समुद्र के पानी को एज इट इज यूज नहीं किया जाता, इसलिए बांध परियोजनाएं बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पेरियार नदी पर इडुक्की जल विद्युत परियोजना और मुल्ला पेरियार बांध, और कहाँ पर है? केरल में ये बहती है। तो हमने भारत की जो 4 नदियां हैं उनको देखा। एक तो है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, और एक है तापी नदी या ताप्ती नदी, एक शरावती नदी है जिसपे जोग वाटरफॉल है, और एक है पेरियार नदी। तो 4 नदियों की हमने बात करी। अब हम चलते हैं पूर्वी छोर की ओर, और पूर्वी छोर पर महत्वपूर्ण नदियों को देखेंगे, जैसे महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, उनकी भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो रिवर है, जो जिसके महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान होने चाहिए, वो है महानदी। महानदी, महानदी। तो ये जो नदी है इसका प्रवाह 2 राज्यों में है भारत के, एक तो छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा क्षेत्र में, उसके बाद ये जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेके चली जाती है। तो छत्तीसगढ़, एक तो छत्तीसगढ़ और एक राज्य है उड़ीसा, एक राज्य है उड़ीसा। तो ये 2 राज्यों में बहती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो इस नदी का जो महानदी है, इसका एक उपनाम हमें ध्यान रखना है। इसे एक उपनाम दिया गया है, उड़ीसा का शोक। क्या? उड़ीसा का शोक। जैसे हमने दामोदर की बात करी थी तो उसे बंगाल का शोक, ब्रह्मपुत्र को समझा था तो उसे असम का शोक, तो उसी तरह कोशी को बिहार का शोक। तो ये शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर जो अस्त व्यवस्था होने के कारण वहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको शोक बोला जाता है। कि उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा है? महानदी को। तो छत्तीसगढ़ में ये प्रभावित होती है, और छत्तीसगढ़ में जब ये प्रभावित होती है तो यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चावल बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है वो चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल एक उपनाम है, चावल का कटोरा, चावल का कटोरा या फिर धान का कटोरा बोल दो। तो यहाँ पर जो है चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र को? छत्तीसगढ़ को। वहीं उड़ीसा में यहाँ पर जो हीराकुड बांध परियोजना है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो यहाँ पर बांध जो परियोजना है, बांध वो है हीराकुड बांध, हीराकुंड बांध। और ये जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे, सॉरी ऊंचा नहीं, लंबा, ऊंचा नहीं लंबा, लंबा बांध। सबसे ऊंचा बांध तो हमने बात करी थी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध की। जो भागीरथी नदी, उसमें भिलांगना नदी आकर मिलती है और उसके बाद वो देवप्रयाग बनाती है जब गंगा नदी में वो मिलती है। तो जब हमने गंगा नदी तंत्र समझा था तो वहां पे टिहरी बांध हमने बात करी थी, टिहरी। तो टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। वहीं हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, लंबाई के मामले में।
लगभग ये 4800 मीटर का लंबा है। 4800 मीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये देख लो 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा ये लंबा बांध है। तो 4800 मीटर बहुत ज़्यादा लंबाई होती है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर? महानदी पर। और कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, ठीक है। और कुछ नदियां हैं जो इस पर सहायक नदियां हैं। एक तो हंसो, जोग, तेल, ये सब नदियां हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां भी कभी दे देता है और पूछ लेता है कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां। तो हंसो, या फिर यूं आता है कि कौन सी, ये जो हंसो, जोग और तेल नदियों का संबंध किस नदी से है? तो महानदी से। ये महानदी की सहायक नदियां हैं। और इसमें भी सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो तेल इसकी सहायक नदी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं महानदी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और नदी की जिसका नाम है गोदावरी नदी। 6th नंबर की नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी तो महाराष्ट्र जो नासिक वाला क्षेत्र है वहां के त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका, पर उससे जब बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिलती है तो उससे पहले 3 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है। तो वो 3 राज्यों में बहती है ये। एक तो महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां से इसका त्र्यंबकम की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है। त्र्यंबक जो नासिक वाला हिस्सा है वहां से इसका उद्गम है और अंत हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, परंतु उससे पहले 3 राज्यों में ये बहती है। एक तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया जहां से इसका उद्गम हुआ, फिर तेलंगाना और फिर उसके बाद अंत में आंध्र प्रदेश। तो एक तो महाराष्ट्र में इसका बहाव क्षेत्र और एक तेलंगाना जो राज्य है और एक आंध्र प्रदेश। तो 3 राज्यों में ये बहती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने का गौरव भी प्राप्त है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आज हमने लंबाई की बात करी तो पूर्व से पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करी थी नर्मदा, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो हो गई गोदावरी। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा। तो बहुत सारे उपनाम है इसके। तो दक्षिण की गंगा भी इसी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या फिर दक्षिण की गंगा एक संज्ञा दी गई है। एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और भारत की गंगा। भारत में भी कौन सा भारत? दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि भारत की गंगा तो गंगा नदी हो गई, तो दक्षिण भारत की गंगा एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इस लाइन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एनसीईआरटी ये कहती है और सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है भारत की। और इसी नदी के किनारे महाराष्ट्र में एक सिटी इसके किनारे बसा हुआ है, एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है नासिक। तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक जो शहर है वो यहीं पर बसा हुआ है, नासिक। और हालांकि इसकी जो सहायक नदी है तेलंगाना में वो मंजरा नदी है, उसमें निजाम सागर बांध बना हुआ है और भी बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो उन सहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, तो एक सहायक नदी है प्राणहिता। प्राणहिता नदी महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम इसका महत्वपूर्ण है, प्राणहिता। इंद्रावती हो गई, सरबी हो गई, सॉरी सबरी हो गई, वहीं मंजरा नदी हो गई। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजरा। इस तरह ये जो नदियां हैं, हालांकि जो प्राणहिता नदी है ये भी 3 नदियों की धारा से मिलकर बनती है। एक तो पेनगंगा, वेनगंगा, वृद्धा जो नदियां हैं उनके मिलने से फिर प्राणहिता नदी बनती है। और जो प्राणहिता नदी है वो जब बहती है तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा भी बनाती है। तो
ये भी ये हमें ध्यान रख लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट तो लिख लेते हैं कि प्राणहिता जो नदी है इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण वो 3 नदियों से होता है। एक तो पेनगंगा, दूसरा है वेनगंगा और तीसरा है वर्धा। ये 3 नदियों से मिलकर कौन सी नदी बन रही है? प्राणहिता नदी। और उसके बाद जो इसका बहाव क्षेत्र है वो महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ इसकी सीमा ये बनाती है, सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। वहीं जो इंद्रावती नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी में मिल जाती है। तो ये जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ पर गोदावरी में मिल जाती है इंद्रावती नदी। सबरी नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है, ये भी उड़ीसा वो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो तय करती है, बनाती है, सीमा बनाती है। और मंजरा जो नदी है वो गोदावरी नदी में तेलंगाना में मिलती है और दाईं ओर से मिलती है। और दाईं ओर से एकमात्र नदी है जो गोदावरी नदी में, हमने जैसे बात करी थी कि नदी का जो बहाव क्षेत्र मान लो इस तरह है, तो हम इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ दोनों तरफ फैलाएंगे और जो उल्टा हाथ है वो बाईं साइड और जो सीधा हाथ है वो दाईं साइड। तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है इसमें मंजरा नदी। ये तो गोदावरी हो गई और इसमें मिलने वाली दाईं तरफ से मंजरा नदी है। बाकी सब बाईं तरफ से मिलती है, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदी जो है वो है। और यही जो मंजरा नदी है इसी पर एक बांध परियोजना है तेलंगाना में, तेलंगाना में बांध है। वो जो बांध है वही निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध। तो आजकल प्रश्न क्या है, डीप में आ रहा है, क्योंकि पहले तो अगर पुराने पेपर्स उठा के देखते हैं अपन एसएससी वगैरह के, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो हम गोदावरी टिक करके आ जाते हैं। पर आजकल उसके डीप में जाके वो सहायक नदियों के बारे में पूछने लग गया, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि कट ऑफ बच्चों की बहुत अधिक बढ़ रही है, क्योंकि बच्चों का जो लेवल स्टडी का वो काफ़ी हाई हो चुका है, उनको सब चीज़ें याद है। तो जो एग्जामिनर है वो भी क्वेश्चन क्या है ऐसे सेट कर रहा है कि थोड़ा डीप में जाके, जैसे मंजरा नदी एक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि दाईं ओर से अकेली नदी मिल रही है और दाईं तरफ से अकेले मिलने के कारण ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो और इस पे एक बांध भी है जो है निजाम सागर बांध, तो यहाँ से एक प्रश्न वो उठाता है। तो इस तरह से गोदावरी नदी की बात हमने करी जो त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक से निकलती है और नासिक शहर जो है वो ही इसके जो है किनारे पर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं अगली नदी की, जिसका नाम है कृष्णा नदी और उसके बाद कावेरी नदी। तो 7वीं महत्वपूर्ण जो नदी है उसका नाम आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तो महाराष्ट्र में जो नासिक वाला क्षेत्र है त्र्यंबक की पहाड़ी से, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम था। वहीं इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है इस नदी का वो है महाबलेश्वर पर्वत जो है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और महाबलेश्वर से ये निकलेगी और महाबलेश्वर से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बाद में जो इसका संगम है वो हो जाता है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो यानी कि बहाव क्षेत्र देखें तो महाराष्ट्र, क्योंकि वहां से इसका उद्गम होता है। उसके बाद कुछ भाग यहाँ पे कर्नाटक का लगता है, उसके बाद तेलंगाना और फिर अंत में आंध्र प्रदेश में। तो 4 राज्यों में बहती है ये और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी, पहली तो गोदावरी है, सबसे लंबी नदी जो है वो है सेकंड नंबर की कृष्णा। और पहले नंबर की हमने बात करी थी कि पहले नंबर की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गोदावरी है।
तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, 4 राज्यों में बहती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उसका उद्गम है और उसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा बनाते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा ये क्षेत्र बनाती है। ये भी हमें तथ्य ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश वो तेलंगाना की सीमा बनाते हुए प्रभावित होती है। ठीक है, और इस नदी पर एक महत्वपूर्ण नगर भी स्थित है, अमरावती। अमरावती जो नगर है, जो राजधानी है, अमरावती नगर इसके किनारे पर स्थित है, किनारे पर। और एक महत्वपूर्ण बांध का ध्यान रखना है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन में एक शब्द आ रहा है अर्जुन, नागार्जुन। और अर्जुन को शिक्षा किसने दी थी, गीता का पाठ किसने बताया था, कृष्ण जी ने। तो इस तरह से इस पॉइंट को ध्यान रखना कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। ठीक है, और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र दोनों इससे लाभान्वित है। और इस नदी पर जो नागार्जुन सागर बांध जो बना हुआ है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ना कि तेलंगाना में। पर लाभान्वित दोनों जो है संयुक्त परियोजना है ये। तो ये जो नदी है ये हमें ध्यान रखना कि कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध। और इसकी सहायक नदियां, सहायक जो नदियां हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उसमें हम कुछ नदियां देखेंगे। एक तो भीमा नदी इसकी सहायक है, भीमा, भीमा, कोयना, मूसी, कोयना हो गया, मूसी, तुंगाभद्रा, तुंगभद्रा नदी, घाट प्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो भीमा नदी, ठीक है, ये महाराष्ट्र में इसमें मिलती है। कोयना नदी भी महाराष्ट्र में मिलती है, जिसपे कोयना बांध भी स्थित है। ठीक है, तो कोयना नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नदी पर जो बांध परियोजना है उसी के कारण जब वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था तो महाराष्ट्र क्षेत्र में भूकंप आया था। क्योंकि जब बांध परियोजनाएं बनती है तो काफ़ी अधिक वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह होती है, और अंदर अगर ड्रिल होता है धरती के तो जो अंदर की प्लेटें हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है। उसी के कारण कोयना जो बांध है, कोयना नदी पर बांध, जिसका नाम भी क्या है, कोयना बांध। ठीक है, मूसी नदी तेलंगाना में मिलती है और मूसी नदी के किनारे एक शहर स्थित है, कौन सा, हैदराबाद। हैदराबाद बहुत महत्वपूर्ण शहर है भारत का, हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे पर है। और तुंग और भद्रा नदी से मिलने के बाद एक नदी बनती है तुंगभद्रा, वो भी इसकी सहायक नदी है। घाट प्रभा जो नदी है वो कर्नाटक से निकलती है और इस नदी पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है हम्पी नगर। हम्पी नगर, जो इसका इतिहास में जो हम संगम डायनेस्टी पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक क्षेत्र है हम्पी नगर। ठीक है, और वहीं मालप्रभा नदी और घाटप्रभा नदी, ये भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो इस तरह से ये नदियां हमें ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियां भीमा, कोयना, मूसी, तुंगाभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा। हालांकि भीमा कोई, अब इसका जो बहाव क्षेत्र है वो इस तरह है। तो बायां क्षेत्र ये हो गया, अगर मैं एक रफ मैप ड्रॉ करूं इसका, तो इस तरह से इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका बहाव क्षेत्र है तो हम इस डायरेक्शन में मूव करके खड़े होएंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये बायां, तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में एक तो भीमा है, एक तो भीमा है, एक कोयना भी एक बाईं तरफ से मिलती है। वहीं जो मूसी नदी है जिसके किनारे हैदराबाद सिटी, हैदराबाद, हैदराबाद इसके किनारे पर स्थित है। तो ये जो नदियां हैं ये इसमें बाईं तरफ से मिलती है। वहीं एक हो गई घाट प्रभा, घाट प्रभा, एक माल प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, ये घाट प्रभा यहीं के किनारे हम्पी है, हम्पी। और तुंग और जो भद्रा नदी है उससे पूरी धारा तुंग और भद्रा की जाती है, जो मिलके तुंगभद्रा जिसको बोलते हैं हम, वो इनके दाईं तरफ से मिलती है। तो इस तरह से ये इसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी। ठीक है, और नागार्जुन सागर बांध है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में एक बांध परियोजना है।
जिसका नाम हमने देखा नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। तो ये तथ्य है कृष्णा नदी के। और प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी फर्स्ट और सेकंड है कृष्णा नदी। अब बात करते हैं कृष्णा के बाद एक और नदी की जिसका नाम है कावेरी नदी। तो 8वें नंबर की नदी हम पढ़ रहे हैं कावेरी नदी। तो जो इसका उद्गम है वो भी पहाड़ी से होता है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक में है, कुर्ग में। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम होगा, फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहेगी और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में ये नदी भी मिल जाएगी। तो 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। बहाव क्षेत्र जो है वो 3 राज्यों में है इसका। इसका जो उद्गम है वो भी एक पहाड़ी से होता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या फिर ब्रह्मगिरी पर्वत भी लिखा रहता है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ और कुर्ग जो क्षेत्र है कर्नाटक में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये नदी एक तो कर्नाटक क्षेत्र, फिर केरल क्षेत्र, फिर तमिलनाडु क्षेत्र। तो कर्नाटक, केरल, तीनों कोस्टल स्टेट है भारत के, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उसके बाद ये जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और कर्नाटक जो क्षेत्र है वहाँ पर एक वाटरफॉल हमें ध्यान रखना है कि जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है, और यहीं से जो है भारत का जो प्रथम जल विद्युत निर्माण किया गया किसी वाटरफॉल पे। तो यहाँ भारत की प्रथम जल विद्युत का निर्माण किया गया था, तो शिव समुद्रम वाटरफॉल। तो कर्नाटक में शिव समुद्रम जल प्रपात जो है कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। और तमिलनाडु में एक बांध है इस नदी पर जो बनाया गया, वो है मैट्यूर बांध। तो मैट्यूर बांध जो है वो है तमिलनाडु पे, कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। और ये नदी वर्ष भर वर्षा का जल प्राप्त करती है क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। तो ये कुछ तथ्य। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, 3 राज्यों में बहते, बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम हो जाता है। तो ये कुछ नदियाँ थी जो इसके बारे में हमने बात करी। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो, हालांकि कावेरी नदी पर जल विवाद भी है क्योंकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी वाला जो क्षेत्र है इनके मध्य यहाँ पर जल विवाद है क्योंकि महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की। और इसकी जो 3 सहायक नदियाँ उसमें एक कामिनी, एक भवानी और एक अमरावती। तो क्योंकि 3 एक इसके किनारे महत्वपूर्ण सिटियाँ भी है, तो सहायक नदियों में देखें तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें एक तो है कामिनी नदी, कामिनी नदी। दूसरा है भवानी नदी, ठीक है। और तीसरी है अमरावती नदी। कामिनी नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब कामिनी नदी कावेरी में मिलती है तो कामिनी और कावेरी का जो बहाव क्षेत्र है वह, उसके बीच में एक शहर है मैसूर जो जगह है वो कामिनी और कावेरी जब मिलती है तो उसके बीच में स्थित है। भवानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से ये नदियां थी जो महत्वपूर्ण है। हालांकि और भी नदी है जैसे स्वर्ण रेखा नदी है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में महानदी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच प्रवाहित होती है। भरतपुंजा नदी, वोगई नदी। भारत की दक्षिणतम नदी की बात करें तो वो ओगई नदी है। तो ये 4 नदियां भी ये कभी कभी तथ्य पूछ ले जाता। एक तो स्वर्ण रेखा नदी हो गई, स्वर्ण रेखा नदी, एक है ब्राह्मणी नदी, एक है भरतपूजा नदी,
ठीक है। जो भारत में केरल वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक झील है वेम्बनाड झील, तो केरल से निकल कर वेम्बनाड झील में जाकर ये नदी मिलती है, भरतपुंजा नदी। ठीक है, केरल की सबसे लंबी नदी भी यही है। और भारत की दक्षिणतम नदी जो है वोगाई नदी है। तो हमने बात करी इन नदियों की। तो स्वर्ण रेखा नदी, वोगाई नदी सॉरी, भारत की दक्षिणतम नदी है, भारत की दक्षिणतम नदी है, दक्षिणतम नदी। भरतपुंजा जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, क्योंकि ये अपना जल कहाँ पे लेके जाती है, वेम्बनाड झील में मिलती है, क्योंकि केरल से निकलती है और वेम्बनाड झील में ये जाकर मिलती है। ठीक है। और ब्राह्मणी नदी तो उड़ीसा में जो महानदी है और स्वर्णरेखा जो नदी है इसके बीच में ये प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा बनाती है। तो पश्चिम बंगाल व उड़ीसा की सीमा बनाती है। और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को। तो ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी और जो महानदी है, क्योंकि ब्राह्मणी दोनों के बीच में बह रही है और स्वर्णरेखा और महानदी को मिलाने पर जो उड़ीसा नहर है वो निकाली गई है, जहाँ से नेशनल वाटरवे 5 भी निकलता है। पर हमें नदियों की बात करें क्योंकि वाटरवेज की बात हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। भारत के 6 वाटरवेज है, 6 जो है जल मार्ग है, उनकी बात हम करेंगे। तो ये कुछ नदियाँ थी जिसके बारे में हमने बात करी। तो भारत में हमने जो दक्षिण भारत में जो नदियाँ बहती है उसकी बात इस वीडियो में करी है। तो एक तो नदी हमने बात करी सबसे पहले नर्मदा नदी की, नर्मदा के बाद अगली बात करी तापी नदी या फिर ताप्ती नदी। उसके बाद एक नदी है शरावती नदी जिस पर सबसे जो ऊंचा वाटरफॉल है। और शरावती नदी देखिए, उसके बाद एक नदी देखिए महानदी। एक केरल में एक नदी थी पेरियार नदी, पेरियार नदी जिसमें मुल्लाई नदी उसकी सहायक नदी थी और वहाँ पर एक बांध है मुल्ला पेरियार बांध। तो महानदी, फिर उसके बाद महानदी के बाद एक नदी की बात हमने करी। अच्छा, महानदी से पहले एक स्वर्ण रेखा जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में ही एक नदी बहती है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी जो कि ये वाली नदी है। तो ये महानदी हो गई। उसके बाद एक नदी है कृष्णा नदी, एक का नाम है कावेरी नदी। ठीक है। उसके पहले एक और नदी है जिसका नाम है गोदावरी नदी। तो ये नदियां हैं जिसके बारे में हमने इस नदी में बात करी है। ठीक है। सबसे जो दक्षिणतम नदी है भारत की वो कौन सी है, वोगाई नदी, वोगाई नदी। और भरतपुंजा नदी, भरतपुंजा नदी जो अपना जल केरल से निकलकर वेम्बनाड झील में जो लेके जाती है, भरतपुंजा नदी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सारी महत्वपूर्ण नदियां थी और इनसे रिलेटेड जो सहायक नदियों के तथ्य थे और कौन कौन से शहर इनके किनारे स्थित है उनकी हमने इस वीडियो में बात करी है। तो ये कुछ नदियां हैं। और जैसे कृष्णा नदी की हमने बात करी थी कि इसमें एक नदी आके मिलती है प्राणहिता नदी। क्या नदी आके मिलती है, प्राणहिता। तो प्राणहिता नदी जब इसमें मिलती है तो उससे पहले वो 3 शाखाओं में बटी रहती है, एक तो पेनगंगा, एक वेनगंगा, एक वर्धा। तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा तीनों मिलकर प्राणहिता उसका नाम होता है। उसके बाद वो गोदावरी में मिलती है। ठीक है, सॉरी कृष्णा ने गोदावरी में मिलती है, ना कि कृष्णा में, क्योंकि कृष्णा की सहायक नदियां तो भीमा, कोयना वगैरह है, कोयना, मूसी, तुंगम। तो ये जो तो ये कृष्णा नदी में ना मिलके किसमें, गोदावरी नदी में। 3 नदियों की धारा है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है कि प्राणहिता नदी जो है जिसका निर्माण 3 नदियों से हो रहा है तो उसमें एक ऑप्शन वो एलिमिनेट कर देता है।
तो उससे हमें पता करना रहता है कि कौन कौन सी नदियों से मिलकर ये प्राणहिता नदी बनती है। एक तो पेनगंगा, एक वैनगंगा, एक वर्धा नदी, तीनों मिलकर प्राणहिता नदी बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है और आगे चल के अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। तो थैंक यू साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्रमोट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।